and welcome to Cold War series. This is Zunaira Azhar official. हमने पिछले एपिसोड में ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे पूरी दुनिया शेप अप कर रही थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 और पूरी दुनिया का जो हाल था वो ये था कि शहर के शहर तबाह हो चुके थे। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो पूरी की पूरी हलाक हो चुकी थी और जो जिंदा थे उनके भी पता नहीं कितने लव्ड वंस थे जो दुनिया पे नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन हुई थी, तबाही हुई थी। ग्लोबल इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन और जो चीज़ शायद सबसे ज़्यादा लोग चाहते थे वो एक पीस था और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी थी। हर कोई नॉर्मल ऑर्डर चाहता था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फियर, हंगर, सफरिंग, सब चाहते थे कि एक नॉर्मल तरीके से दुनिया फिर से चलना शुरू हो और उसके लिए वो सारा ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया गया जिसका हमने जिक्र किया था लास्ट एपिसोड में। यूनाइटेड नेशंस का फोरम, किस तरह अमेरिकन करेंसी जो है वो बिल्कुल उसने सेंट्रल पोजीशन हासिल की दुनिया की इकोनॉमी के सिस्टम में। IMF, वर्ल्ड बैंक क्रिएट किए गए और कैसे सोवियत यूनियन जो इस वॉर में US का एलाय था उसको ये फील होना शुरू हुआ कि अगर ये सारे सिस्टम्स वेस्टर्न हैं तो फिर हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसी टाइम पीरियड में दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ कैसे चली गई। एकदम से आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि हिरोशिमा नागासाकी क्यों हुआ था, उस अटैक की क्या वजह थी, न्यूक्लियर एज कब से शुरू हुई, किसने शुरू की, और ये रेस आज तक जारी है। सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का अगर आपने नाम सुना हो तो वो उस प्रोजेक्ट का नाम था जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा था US साइंटिस्ट्स की तरफ से। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने इसको अपने बहुत करीबी साथियों तक महदूद रखा हुआ था। नॉट एवरीबडी न्यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ वाई जब प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की डेथ हुई और प्रेसिडेंट ट्रूमन आए तो उनके लिए इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा वेपन US के पास मौजूद है तो उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उससे पहले जो डेवस्टेशन दुनिया देख चुकी थी उसका क्या करना है। सो बेसिकली वाइल वी आर टॉकिंग कि दुनिया पीस की बात कर रही थी और दुनिया एक दफ़ा फिर बहुत क्वाइट एक ऐसी दुनिया चाहती थी जहाँ पे वो नॉर्मली ज़िंदा रह सकें। डीप इनसाइड अ डेजर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स टॉप सीक्रेट लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट एक नई तरह की वॉर की तैयारी कर रहे थे। वो कोई टैंक्स नहीं बना रहे थे, वो सोल्जर्स नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे और वो एक ऐसे वेपन को तैयार कर रहे थे जो इतना पावरफुल था जिसके लिए किसी आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। इट कुड डिस्ट्रॉय एंटायर सिटी इन सेकेंड्स। इट वाज एटॉमिक बॉम्ब और इस प्रोजेक्ट का नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ तक नौबत क्यों आई। उसके लिए पर्ल हार्बर का जो वाक़या है उसको समझना ज़रूरी है, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट टाइम दुनिया में यूज़ हुआ। ये ज़हन में रखिए कि अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था। एलाइड फोर्सेस जिसमें यूरोप शामिल था उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हेल्प मांगी US से। US ने कुछ मिनिमल सी हेल्प उनको मिलिटरीली प्रोवाइड भी कर दी बट डायरेक्ट अटैक अवॉइड किया अनटिल पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ। पर्ल हार्बर जो है वो हवाई में एक नेवल बेस थी, US नेवल बेस। इट वॉज वन फाइन पीसफुल संडे मॉर्निंग इन हवाई जबकि अमेरिकन सेलर्स जो थे वो अपना ब्रेकफास्ट करने में, अपने संडे के रिचुअल्स करने में जो है वो मसरूफ़ थे। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे और सडनली बहुत सारे जापानीज फाइटर प्लेन्स हवा में नमूदाग हुए और उन्होंने विदाउट एनी वार्निंग पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। शिप एक्सप्लोड कर गया। Thousands of the American sailors died in minutes. Now, this was an unprovoked attack because ये जो दूसरी तरफ एक्सेस फोर्सेस थी, जापान, इटली एंड नाजी जर्मनी, इनकी लड़ाई तो ज़्यादातर यूरोप के साथ चल रही थी। उसमें अमेरिकन पे अटैक करना वॉज अ प्रोवोकेशन और इस अटैक ने अमेरिकन को हिला के रख दिया और उन्हें लगा कि हमें जो बहुत अरसे से इस वॉर के दौरान ये बावर कराया जा रहा है कि ये जो नाज़ीज की थ्रेट है ये बहुत बड़ी है, ये आप तक भी पहुंचेगी, तो वैसा हो गया है। सो फाइनली एक ऐसा मुल्क जो नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक्टिव हिस्सा बने, सडनली उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रही।
सो पर्ल हार्बर बिकेम द टर्निंग पॉइंट जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर टू में फुली इन्वॉल्व कर लिया, और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी की शक्ल में एक एटॉमिक एज स्टार्ट हुई दुनिया में। जापान रिफ्यूज कर रहा था सरेंडर करने के लिए, और तबाही बढ़ती जा रही थी, और अमेरिकन लीडर्स पैनिक कर गए थे पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद। और एक नॉर्मल इन्वेजन भी अगर वो करते, अगर वो अपने फाइटर जेट्स भी यूज करते, तो शायद वो जीत लेते जापानीज के साथ। लेकिन जब आप पैनिक मोड में होते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं, आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ होता है, आपके डोमेस्टिक ऑडियंसेस भी आपसे सवाल कर रहे होते हैं, तो आपसे बुरे डिसीजंस भी हो जाते हैं। एंड यूएस मेड अ टेरेबल डिसीजन टू यूज द एटॉमिक बॉम्ब। हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर, जो कि जापान के दो शहर हैं, बॉम्ब गिरा दिया गया, एटॉमिक बॉम्ब, और आखिर जापान ने उसके बाद सरेंडर ही करना था। इट वॉज द एंड ऑफ जापान। द वॉर एंडेड, बट समथिंग फार मोर डेंजरस एंड फ्राइटनिंग बिगैन, द फियर एंड द रेस ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ना खत्म होने वाला सिलसिला जो आज तक जारी है। यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया, इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं कि किस तरह दुनिया तबाही के पास पहुंची, लेकिन उस वक्त ये साबित किया यूएस ने कि उसके पास कितना पावरफुल वेपन मौजूद है, और वो उसके जरिए से जब चाहे जिसको चाहे टारगेट कर सकता है। और बिकॉज यूएसएसआर और यूएस नेचुरल एलाइज नहीं थे, वो एक नाजी थ्रेट की वजह से उस वक्त इकट्ठे लड़ रहे थे, तो वो जो इनसिक्योरिटीज थी बिटवीन द टू एलाइज वो बहुत ज़्यादा थी। एंड दिस इज़ वाई लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई, साथ ही यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो जब ये हिरोशिमा और नागासाकी की डेवस्टेशन देखी स्टालिन ने, तो उसने सोचा कि रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, वरना यही बॉम्ब रशिया तक भी पहुंच सकता है। सो सोवियत यूनियन ने एक अपनी एटॉमिक शील्ड क्रिएट करने का फैसला कर लिया। स्टालिन वाज वाचिंग दिस वेरी क्लोजली, ऑल्दो वो उस वक्त एलाइड फोर्सेस के साथ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद ही बिलीव्ड कि अगर अमेरिकन के पास बॉम्ब आ गया है तो सोवियत यूनियन तब तक सेफ नहीं है जब तक उसके पास भी एटॉमिक बॉम्ब ना हो, और उसके ख्याल में दुनिया भी तब तक सेफ नहीं है जब तक एटलीस्ट दो कुव्वतों के पास एटॉमिक बॉम्ब ना हो, ताकि देयर इज अ बैलेंस। सो ही मेड टू मूव्स। एक तो उसने कंट्रोल जो संभाला हुआ था ईस्टर्न यूरोप के कुछ मुल्कों का, वहां पर अपना एक परमानेंट कब्जा जमा लिया, एक अपनी सेफ्टी शील्ड क्रिएट कर ली, एक बफर जोन क्रिएट कर लिया कि अगर किसी स्टेज पे यूरोप और यूएस डिसाइड करते हैं टू इन्वेड यूएसएसआर, तो उनको इस बफर जोन में से गुजर के आना पड़ेगा। और साथ साथ उसने अपने साइंटिस्ट और स्पाइज को ऑर्डर किया कि बिल्ड अ सोवियत बॉम्ब। नाउ लेट्स मूव टू 1949, which was the Soviet bomb and the birth of the bipolar world. 1949 में सोवियत यूनियन कामयाब हो गया एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। उन्होंने उसका कामयाब तजर्बा किया और फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का दुनिया को डिस्प्ले करके दिखाया कि हमने भी बना लिया है। नाउ देयर वर 2 न्यूक्लियर पावर्स, 2 सुपर पावर्स, 0 ट्रस्ट, एंड दिस वाज द बर्थ ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मीन्स जिसके दो हिस्से होते हैं, एक तरफ यूएस और एक पोल पे यूएसएसआर। तब से लेके अब तक हर क्राइसिस, हर नेगोशिएशन, हर वॉर एक ही सवाल उसको शेप करता है कि व्हाट इफ somebody opts for a nuclear attack. कोल्ड वॉर को इसीलिए कहते हैं कि इट वॉज नॉट अबाउट बुलेट्स, इट वॉज अबाउट फियर। एक कॉन्स्टेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रगल थी जो दोनों साइड्स की नर्व्स को टेस्ट कर रही थी और प्रूव कर रही थी who is more stronger and more prepared. This is how the nuclear age started. और उसका शैडो आज तक के ग्लोबल ऑर्डर में मौजूद है। Look at the world today. America and China are competing in technology. Both have nuclear power. Russia and NATO still mistrust each other. India and Pakistan stay on high alert all the time. Both have nuclear powers. North Korea has nuclear power and they keep on testing missiles from time to time. ये सारी tensions 1945 का shadow है, क्योंकि ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसके बाद बतदरीज हर मुल्क को जिस जिस मौके पे अपने ट्रेडिशनल राइवल की वजह से ये महसूस हुआ कि उसके पास अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अपनी डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल होना ज़रूरी है।
اور اس طرح ایک سے زیادہ ملکوں نے اس کو کریٹ کیا. سو نیوکلیئر ایج نے ہمیں صرف ایک رول سکھایا ہے اور اسی رول کے تحت آج تک دنیا چل رہی ہے کہ اف یو ڈونٹ ہیو پاور یو آر ناٹ سیف. سو دس واز دا ٹرو بگننگ آف دا کولڈ وار, دا نیوکلیئر ایج. کوئی وار لڑی نہیں گئی یو ایس ایس آر اور یو ایس کے بیچ میں بیٹل فیلڈ پہ, آئی مین, بٹ مائنڈس میں, اسٹریٹجیز میں, وار گیمنگ میں, اور یہاں سے لے کے 1990s تک جتنے واقعات پیش آئے وہ سب کانٹینیوٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک وار جو مینہٹن پروجیکٹ سے ٹریگر ہوئی, پرل ہاربر کی وجہ سے وہ سٹیپ یو ایس کو لینا پڑا, ہیروشیما تک جا کے اس کی تباہی جو ہے وہ دنیا نے وٹنس کی, اور اس کی وجہ سے سوویت بام بن گیا ان 1949. یہ سب کچھ شیپ کرتا ہے دا نیکسٹ 50 years آف ورلڈ ہسٹری, جو آنے والی ایپیسوڈس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.